अब लास्ट टाइम हमने ये तो देख लिया था जी कि हम सेटर फंक्शन को यूज करते हैं या अपडेट। अच्छा, ये डबल क्लिक वाला इशू ना, पता नहीं आपको पता है प्री पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, या नहीं पता? तो अगर आई गेस मैं इसको यूं कर दूं तो इट स्टार्ट वर्किंग। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि पहले वैल्यू यूज हो जाती है और यूज होने के बाद इंक्रीमेंट होती है, और प्री इंक्रीमेंट का मतलब है पहले इंक्रीमेंट होता है और बाद में वैल्यू यूज होती है। दैट्स इट। और वैसे मेरे ख्याल में इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि num equals to num plus 1, in that case this should work 2। ठीक हो गया। तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से डबल क्लिक करना पड़ता है। बाकी ठीक काम कर रहे थे जो हम ऑब्जेक्ट के केस में कर रहे थे। तो इसको मैं रेज कर दूं अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो इसी पे बेस कर रहा है। अगर ये क्लियर नहीं है तो अगला भी क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं और ऑल द वे फ्रॉम दिस टू दिस, और यहां से लेके यहां तक मैं सारा कुछ कल जो काम किया था हमने वो रेज कर दिया, और वी आर बैक टू द डे बिफोर यस्टरडे। और हमने स्टेटफुल और स्टेटलेस कंपोनेंट्स पढ़ लिए, और अब हमने यहाँ पे ये किया जी कि हमारे पास उसी तरह 3 कंपोनेंट शो हो रहे हैं। ऐप कंपोनेंट के अंदर तीनों कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं, एक हेडर है और एक मेन है और एक फुटर है। अब आप, क्योंकि मैं आपको टास्क भी देना है आज, कल प्रोबेबली फिर से छुट्टी आ गई है, तो हम वेरी क्विकली, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मेरे ख्याल में सबको बूटस्ट्रैप आती है, क्योंकि सारों ने फ्रंट एंड ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, जिसको नहीं आती तो वो मुझे बता देगा। ओके, तो बूटस्ट्रैप रिएक्ट के प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करते हैं? इट्स अ डेट सिंपल वन। हमने ये कहा था, लास्ट टाइम भी पढ़ा था, कि हमारा अल्टीमेटली जो पेज ब्राउजर पे रेंडर होता है ना, वो होता है ये वाला इंडेक्स एचटीएमएल। और आपने देखा था कि हम इस रूट को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से इस रूट को एक्सेस करते थे, और सारा कंटेंट इसके अंदर रिएक्ट रेंडर करता है। ठीक, तो आपने जो भी एक्सटर्नल फाइल्स लिंक करनी होती हैं, चाहे वो बूटस्ट्रैप की हो, चाहे कोई और थर्ड पार्टी प्लगइन लिंक करना होता है, तो वो आप इस पेज पे आके करते हो। यानी सीएसएस की फाइल लिंक करनी है तो आपने हेड टैग के अंदर करनी है, और जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करनी है तो आपने फुटर टैग के अंदर आके लिंक करनी है। वैसे आजकल पैकेजेस हैं कुछ एनपीएम के, रिएक्ट स्ट्रैप, तो आप उसे एनपीएम से ही बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके कंपोनेंट्स बने बनाए आपको रिएक्ट के मिल जाते हैं। हम लेटर ऑन जाके वो भी पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रेट अवे यूजिंग अ मैनुअल वे टू ऐड अ बूटस्ट्रैप इनटू द रिएक्ट प्रोजेक्ट। सो आप सिंपली गेट बूटस्ट्रैप में जाएंगे और यहाँ पे जाके डॉक्स में जाएंगे एज यूजुअल जैसे हम करते होते थे, और यहाँ पे इसका ये जो इंक्लूड बूटस्ट्रैप सीएसएस एंड जेएस, आपने सिंपली ये 2 लिंक्स उठाने हैं। एक ये लिंक सीएसएस की फाइल, इसको आपने स्ट्रेट अवे जाना है और अपने हेड टैग में शामिल कर देना है, और दूसरी आपकी ये जेएस की फाइल, इसको आपने जाना है और अपनी जेएस और अपनी सीएसएस जब भी आप लिखते हैं तो वो आप हमेशा एंड में रखते हैं। ये दोनों फाइलें लिंक हो गई हैं, दैट्स इट। आपका जो बूटस्ट्रैप है वो लिंक हो गया है इस रिएक्ट के प्रोजेक्ट के साथ। फर्दर आपको आइकन्स भी चाहिए हो सकते हैं, तो आप आइकन्स की सीएसएस भी पहले एडवांस में ऐड कर लें ताकि हमें बाद में इनकन्वीनियंस ना हो। तो मैं बूटस्ट्रैप के आइकन्स पे गया। आप बहुत सारे कस्टम आइकन्स रिएक्ट के बहुत सारे मौजूद हैं, लाइब्रेरीज मौजूद हैं जो रिएक्ट के साथ बड़ी अच्छी यूज होती हैं। हम उनको जिक्र करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन फिलहाल हम इन्हीं को यूज करेंगे जब तक हम कंपोनेंट्स में सही फेमिलियर नहीं हो जाते। प्रॉप्स क्या होती हैं, प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, अभी तक हमने एक स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस वक्त तक हम इस मैनुअल तरीके को यूज करेंगे। सो मैंने ये सीडीएन का लिंक आइकन्स के लिए भी उठा लिया, और इसको उठा के अपनी सीएसएस के बाद, इनफैक्ट बूटस्ट्रैप की सीएसएस के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लें। ठीक है, सो नाउ हम टेस्ट के लिए एक आधा आइकन उठाते हैं और देखते हैं कि इफ इट वर्क्स। ये हमने आइकन उठा लिया और मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर आके मेन एरिया के अंदर हमने ये आइकन लगा लिया, जस्ट टू सी इफ वी हैव सक्सेसफुली इंक्लूडेड एवरीथिंग। और ये इसके स्टाइल्स चेंज हो गए, इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। इट मींस आवर बूटस्ट्रैप इज सक्सेसफुली एडेड टू द रिएक्ट प्रोजेक्ट। सो अब इसको क्लोज कर दें, यहाँ से वापस आप मेन एरिया में आ जाएं, इसको भी आप बंद कर दें, और नाउ वी आर गुड टू स्टार्ट विद दिस। और ये जो रेड कलर आ रहा है आपका बैकग्राउंड का, ये तो हमने टेस्ट के लिए दिया था। ठीक, तो हम यहाँ से जाएंगे अपनी ग्लोबल सीएसएस में। ग्लोबल सीएसएस का मतलब, अगर आप index.css में हैं तो इसमें जो स्टाइल्स हैं वो पूरे के पूरे आपके
उस पेज को इफेक्ट करते हैं। तो आप सिंपली यहाँ से क्या कर लें, इस रेड कलर को रिमूव कर दे बैकग्राउंड वाले को, और नाउ यू आर बैक विद एवरीथिंग नॉर्मल। ठीक है, अब आप रिएक्ट का जो मर्जी कंपोनेंट बनाएं। अब हमें पता है कि हम बेसिकली हर चीज को फंक्शनल कंपोनेंट बना के ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो हमारा हेडर का कंपोनेंट पहले मौजूद है, हमारा मेन का कंपोनेंट भी पहले मौजूद है, और फुटर का कंपोनेंट भी पहले मौजूद है। तो आपको पता है कि रियल टाइम पे आपकी ऐप में बहुत सारे पेजेस होते हैं, यानी आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस होते हैं। अबाउट अस का पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया, आर टीम्स का पेज हो गया, सर्विसेज का पेज हो गया, होम पेज हो गया, और फिर हम हर पेज को फर्दर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो अब मैं ऐप में कर रहा हूँ ना, ये तीनों काम, अगर मैं ये तीनों काम यहाँ पे ना करूँ और मैं यहाँ पे जाके सोर्स में, एक तो मैंने कंपोनेंट का फोल्डर बनाया ना, एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ जी पेजेस का। ठीक है, अच्छा ये फोल्डर जरूरी है कि आप बिल्कुल इसी नाम से बनाएंगे, आपकी जो चॉइस, जो चाहे आप जिस मर्जी नाम से बना लें, या फोल्डर बनाए ही ना तब भी इट्स ओके, बट इट्स ऑलवेज गुड कि जब आपकी ऐप कॉम्प्लेक्स होती है तो आप उन्हें फोल्डर्स में प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर लें, दैट वे इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो मैंने पेजेस में जाके पहला कंपोनेंट बनाना है जी होम डॉट जे एस एक्स। अब ये जो होम डॉट जे एस एक्स है, इसमें मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूं। मेरे पास एक कंपोनेंट, एक तो तरीका ये है कि मैं, अच्छा मैं इसको रिवर्ट करता हूँ। एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ सारा वो फंक्शन पूरा मैनुअली लिख लूँ और उसमें से रिटर्न कर दूं, फिर उसमें JSX मैनुअली लिखूं। एक एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप सिर्फ ये लिखेंगे ना RFCE और एंटर करेंगे तो वो पूरा का पूरा फंक्शनल कंपोनेंट आपको बना के दे देगा। तो एक्सटेंशंस आर ऑलवेज हेल्पफुल टू मेक योर जॉब इजियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, आप अपने इस VS कोड के लेफ्ट मोस्ट साइड की बाहर पे आएंगे तो ये जो आपको डॉटेड या इनफैक्ट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं 4, यहाँ पे VS कोड की सारी एक्सटेंशंस है। एक्सटेंशंस नाम से जाहिर है कि VS कोड की डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी को इनहेंस कर देती हैं, एक्सटेंशंस एक्सटेंड कर देती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ES7, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, ES7 प्रोबेबली दिस वन। ठीक है, अगर अब कंफ्यूजन है लाइक मी कि कौन सी है, क्योंकि नाम याद नहीं रहते, बहुत सारी एक्सटेंशंस के साथ आप काम करते हैं, तो आप इसे क्लिक करें और यहाँ मैं एक दो हिंट्स आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी करनी है। इंपोर्ट के लिए IMP इसके शॉर्टकट्स हैं, और एक्सपोर्ट के लिए ये है, क्योंकि बहुत सारी एक्सटेंशन सिमिलर नेम्स की हैं। वैसे आप कोई भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस की, लेकिन जो मैं जिसके साथ फेमिलियर हूँ या मेरे हाथ पे जो बैठी हुई है, क्योंकि हर बंदे की अपनी कन्वीनियंस होती है, वो ये है। आई डोंट नो ये है या ये है, ES7 से स्टार्ट होती है, आई थिंक ये है रिएक्ट स्निप। सर ES6 की है। ES6 की है तो चले, थैंक यू फॉर योर सजेशन, बट ES6 में वो उस तरह की शेर आ नहीं रही, नहीं ये सर जो इसके आगे कंपोनेंट लिखे रिएक्ट रिडक्स। यू टॉकिंग अबाउट दिस, सर वो फिर React class component RC नहीं, we are not dealing with the class component, ये थोड़ी सी पुरानी लग रही है मुझे। We are dealing with the functional components, so सर वही है E7 वाली, उसका नेम चेंज हो गया है। ES7 I guess this is what, or this is, यही वाली है सर। क्या है? अगर ये ना हुई तो हम दोबारा अनइंस्टॉल कर लेंगे। आपने ये एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स, तो ये आपके बहुत सारे काम आसान कर देगी। मैंने इसे सिंपली यहाँ क्लिक किया तो इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, और आपने यहाँ इंस्टॉल का बटन था, मैंने इंस्टॉल कर ली। ठीक है, जो ही आप इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आपके VS कोड में ये एक्टिव हो जानी चाहिए, और अगर एक्टिव नहीं होगी तो आप इसे क्या कर लेंगे, एक दफा VS कोड को क्लोज करके दोबारा ओपन कर देंगे। ठीक है, अभी मैं ये देखें RFCE मैंने लिखा, तो RFCE का मतलब क्या है, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। जब मैंने यूं एंटर किया तो इसने सारा कुछ कर दिया, इसने रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट भी बना दिया, और इस रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट को क्या कर दिया उसने,
एक्सपोर्ट भी कर दिया। तो बजाय इसके कि मैं बहुत सारे कंपोनेंट्स बार बार बनाऊंगा, तो मैं सारा कुछ मैनुअली लिखूं। अगर आप बिगिनर है तो स्टिल यू 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 शुड डू दैट इनफैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़े से चल पड़े हैं इस डगर पे या इस ट्रैक पे, तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स बार बार बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, RFC भी लिख सकते हैं, RFC भी लिख सकते हैं। तो उस केस में ये एक्सपोर्ट अलग से नहीं करेगा, बल्कि वो उधर ही एक्सपोर्ट कर देगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम लाइक दिस। और फिर ये नाम कहां से लेगा, जो नाम आप फाइल का देंगे वही नाम वो फंक्शनल कंपोनेंट का देगा, और यही कन्वेंशन हम फॉलो करते चले आए। क्लियर है सबको? तो व्हाट आई विल बी रिपीटेडली डूइंग इज RFCE करके मैं क्विकली एक कंपोनेंट बना लूंगा। अब ये मेरा होम का कंपोनेंट बन गया है। तो नॉर्मली याद रखिएगा कि ऐप के कंपोनेंट में हम कोई लॉजिक नहीं लिखते, हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं। अब राउटिंग क्या है आगे चल के बताऊंगा, लेकिन ये जो तीनों कंपोनेंट्स मैंने यहां लिखे हैं ना, मैं इन कंपोनेंट्स को उठाऊंगा और यहां से भी डिलीट कर दूंगा, और यहां ऐप के कंपोनेंट में मैं सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा होम का कंपोनेंट। तो ये होम का कंपोनेंट ऑटो यहां से इंपोर्ट हो गया। अब होम के कंपोनेंट में कुछ नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, होम के कंपोनेंट में आके एम्प्टी फ्रेगमेंट टैग्स का पता है आपको, बताया मैंने नहीं बताया? ओके, चलिए। ये तो पता है ना कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं रिटर्न कर सकते, तो उसके लिए आपको एक रैपर एलिमेंट चाहिए, यानी एक एलिमेंट में बाकी सारा कुछ रैप कर देंगे तो फिर वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो तीनों एलिमेंट्स या तीनों जो हमारे वो हैं टैग्स हैं, मैंने उनको हेडर को भी ले लिया, मैंने फुटर को भी ले लिया, और मैंने मेन को भी ले लिया। यानी ये मैंने कोई स्पेशल काम नहीं किया, सिर्फ रीएडजस्ट किया अपने उस स्ट्रक्चर को जो मैंने पहले बनाया था। कि पहले मैं सारा कुछ किधर रेंडर कर रहा था, ऐप में। अब मैंने ऐप में कंपोनेंट बनाया होम, और उस होम के अंदर जाके मैंने मजीद 3 कंपोनेंट्स हेडर, मेन और फुटर लगा दिए, ठीक है। तो अब ये एरर देगा कि हेडर और मेन और फुटर तीनों तो इंपोर्ट नहीं किए हुए, मैं उन्हें यूज कर रहा हूँ। तो मैं इन्हें क्या कर रहा हूँ, जल्दी से इंपोर्ट भी कर रहा हूँ। वैसे वो एक्सटेंशन को ऑटो इंपोर्ट करने चाहिए, लेकिन बाज औकात ऐसे ही होता है कि वो नहीं करता। इंपोर्ट होम फ्रॉम आप कंपोनेंट्स में जाएं, और कंपोनेंट्स में जाके हेडर में जाएं, इन्हीं को 2 दफा कॉपी पेस्ट कर लें। इसको आप कह लें जी मेन, और इसको आप कह लें footer. Now if I go back to my application, it should work, because अभी ये वर्क नहीं कर रही। उसकी वजह ये कि मैं होम को यहाँ यूज कर रहा हूँ और होम को मैंने इंपोर्ट कर लिया हुआ है, दैट्स ओके। और अब ये क्या कह रहा है जी, द नेम होम इज डिफाइंड मल्टीपल टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि इस होम को मैंने कहीं मल्टीपल टाइम्स इंपोर्ट किया हुआ है। डिड आई डू दिस एनीवेयर? सर ये सर फर्स्ट आपने वन सर आपने इंपोर्ट हेडर करना है, आपने इंपोर्ट होम कर दिए। ओके, यस, सो दिस इज द इशू, दैट्स राइट। सो अब एग्जैक्टली मैंने कोई स्पेशल काम नहीं किया, थैंक यू फॉर करेक्शन। मैंने ऐप के कंपोनेंट को मिनिमल रखना है, क्योंकि ऐप के कंपोनेंट को हमने एक चीज के लिए बचाया है, राउटिंग। जब हम रिएक्ट की करेंगे तो राउटिंग हम यहाँ करते हैं। बाकी जितना भी हम कंपोनेंट्स को रेंडर करें, मल्टीपल टाइम्स उनको यूज करें, वो हमने ऐप में नहीं करना, बल्कि इस तरह जैसे मैंने ऐप के अंदर क्या किया है, एक होम का कंपोनेंट बनाया हुआ है, और होम के कंपोनेंट मैंने आके हेडर, मेन और फुटर बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इस हेडर के अंदर आप जाएं, तो इस हेडर के अंदर हमने सिर्फ ये हेडर का टेक्स्ट तो नहीं लिखना। हेडर में नॉर्मली क्या होता है, टिपिकल वेबसाइट में बूटस्ट्रैप का नेव होता है, या नेविगेशन होती है, या मेन्यू होता है। वैसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन में आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा सिंपली, और यहाँ से ये नेव बार कॉपी कर लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं ये यहाँ पे कॉपी करूंगा तो ये मुझे कुछ एरर देगी, और वो एरर आपको पहले से पता है। कि पहली बात तो ये है कि JSX में कोई भी अनपेयर्ड टैग नहीं हो सकता। जब भी आप बूटस्ट्रैप की कोई HTML कॉपी करेंगे, तो उसमें 2-3 चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। 2-3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ये 2-3 चीजें एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं। इसके बगैर आपका रिएक्ट कंपोनेंट चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। पहली चीज ये है कि आप देखें कि ये खुद ब खुद हिंट दे देगा। ये आप इनपुट टैग पे हैं, तो ऊपर क्या कह रहा है, JSX एलिमेंट इनपुट हैज नो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। तो हमें पता है कि JSX में
क्लोजिंग टैग के बगैर हम यानी सिंगल टैग अनक्लोजिंग टैग यूज ही नहीं कर सकते, तो आप सिंपली इसके एंड पे आए और यहाँ पे सिंपली क्या कर दें, इसे सेल्फ क्लोजिंग कर दें। ये एरर खत्म हो गया। वापस ऊपर आए, यहाँ पे एरर शो कर रहा है, वो वही एरर दे रहा है, JSX एलिमेंट HR हैज नो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। तो आप HR को भी क्या कर दें, यहाँ से क्लोजिंग टैग दे दे। सिर्फ यही 2 क्लोजिंग टैग मिसिंग थे, बाकी सारा कुछ ओके हो गया। अब ये देखें कि ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं हुई हुई, ये डिस्टर्ब हो गया सारा कुछ क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया। तो उसके लिए आप कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल K और F, तो ये सारा कुछ क्या कर देगा, ऑटो फॉर्मेट कर देगा। कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल K F उससे ऑटो फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आप वापस आएंगे तो आपको अपनी इस रिएक्ट की ऐप में ये जो आपका हेडर है ना, ये प्रॉपर वो हेडर बन गया जो हमें एक्चुअल वेबसाइट के चाहिए होगा। ठीक है, अब अगर आप इंस्पेक्ट में जाएंगे, यहां तक तो ओके हो गया। इंस्पेक्ट में आपको कुछ एरर्स और कुछ वार्निंग्स दिखेंगी। कंसोल पे जाएं तो यहाँ पे वो आपको एक तो ये कह रहा है जी फेल टू लोड द सर्वर, रिस्पॉन्डेड विद द स्टेटस 500। आई डोंट नो ये किसका एरर है। दूसरा ये है HMR फेल टू लोड। तीसरा ये है, मैं बेसिकली इन वार्निंग्स की बात कर रहा हूँ, इन पे मैं आता हूँ। ये आई डोंट नो क्या है। 12 तो एक वार्निंग आपको आएगी जिससे आपने जान छुड़ानी है। वो कह रहा है जी इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। जब भी ये वार्निंग आए ना, तो ये वार्निंग रेड में शो हो रही है, इसका मतलब है ये स्फीयर वार्निंग है, या फ्यूचर में आपको ये आगे चलने ही नहीं देगा मे बी। तो इसका मतलब ये है कि JSX का एक और रूल है जो हमने नहीं पढ़ा, कि ये जो क्लास है ना, वर्ड क्लास, ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, जो कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सपोर्ट है। तो जो क्लास का कीवर्ड है, ये जावास्क्रिप्ट में भी कीवर्ड मौजूद है। इसी तरह यहां कहीं फॉर होगा। आपने अक्सर लेबल जब आप लिखते हैं ना, लेट्स सपोज यहां पे, तो लेबल में नॉर्मल HTML में ये होता है लेबल फॉर। तो बिल्कुल इसी तरह ये फॉर भी क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। तो JSX में वो तमाम वर्ड्स फॉरबिडन है जो जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स हैं पहले से, जैसे क्लास कीवर्ड है, फॉर कीवर्ड है, इस तरह के कई और हैं। आगे चल के आएंगे तो जब वो वार्निंग्स आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब है जिस तरह हमने बाकी जगहों पे JSX के रूल्स फॉलो किए, यहाँ पे भी JSX रूल फॉलो करने हैं। तो जहां जहां क्लास है उसकी जगह रिएक्ट मुतबादल क्या देता है, क्लास नेम। मेक सेंस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो बहुत सारी क्लासेस यूज हुई हैं, क्लास 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 क्लास। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल F करके यहां देखूंगा और इसे कहूंगा जी जहां जहां आपको क्लास इक्वल्स टू मिले उसको चेंज कर दो, किससे, क्लास नेम इक्वल्स से। तो ये 23 अकरेंसेज हैं। यहां पे क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 करेगा, यहां पे क्लिक करेंगे तो ऑल करेगा। तो अब जहां जहां क्लास था उसने उसको क्या बना दिए, क्लास नेम बना दिए। एंड इफ आई नाउ मूव बैक, आई एम हैविंग नो एरर। इसका मतलब है जो बाकी 2 थे वो शायद हमने पेज रिफ्रेश नहीं किया था, कोई पुराने एरर शो हो रहे थे, क्या हो रहे थे, लेकिन एक जो क्लास वाला एरर था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये आपने तकरीबन जब भी आप कोई HTML कॉपी करेंगे, तो HTML तो जाहिर है HTML है, उसमें तो अलाउ, उसमें तो इतनी रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो जब आप HTML एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको अक्सर इस तरह की वार्निंग्स आएंगी कि दिस नेम इज नॉट अलाउड, दिस नेम इज नॉट अलाउड। तो जिस नेम, जैसे क्लास इज नॉट अलाउड क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड था, तो जब भी इस तरह की कोई वार्निंग दे, आपने सिंपली वो वर्ड आके फाइंड करना है और उस वर्ड को रिप्लेस कर देना है विद द न्यू वन। यहां तक सबको बात समझ आ गई है। इसी तरह हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके एक फुटर अगर हमें मिल जाए बना बनाया, विच इज डिफिकल्ट कि बना बनाया हमें मिल जाए, तो हम यहाँ पे ये जो छोटी सी बार है इसको हम फुटर में लगा देते हैं, इसी को हम लगा देते हैं फुटर पे। ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू दी होम। फुटर में राइट क्लिक करके आप इसकी डेफिनेशन में जा सकते हैं। ठीक है, और इसको जाके फुटर में जाएं। अब इसको भी कंट्रोल A K F फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद इसके साथ भी क्या करेंगे, क्लासेस। ठीक है, फुटर में क्या होता है बेसिकली, डिजाइन बाय स्टिक्स वगैरह वगैरह। तो अब यहां भी क्या करेंगे आप, कंट्रोल F, जहां जहां क्लास है उसको रिप्लेस कर देंगे द क्लास नेम। तो ये भी सारी वार्निंग खत्म हो जाएंगी। और अब आप वापस अगर आएंगे तो यहाँ पे ये आपका हेडर आ गया, ये मेन एरिया आ गया और ये फुटर आ गया।
तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया सब कुछ। अब जो हम मेन एरिया डिजाइन करेंगे वो कहां करेंगे, मेन एरिया के अंदर। लेकिन अब इतना एनवायरनमेंट तैयार हो गया कि हम अगला टॉपिक पढ़ सकें जिसके लिए एनवायरनमेंट तैयार किए, ठीक है। तो आपको स्टेट तक कोई कॉन्सेप्ट या कंफ्यूजन नहीं है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉप। मैंने आपको कहा था कि अगर हम सिर्फ HTML की टैग की बात करें, यहां HTML का टैग है, मैं उसी को देख लेता हूं। तो अगर मैं अज्यूम करता हूं कि ये एक HTML का टैग है, ठीक है, तो टैग नेम क्या है, स्पेन। ये क्या है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है सर। प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज को कहेंगे, ज्यादा सुटेबल है क्योंकि रिएक्ट में हम प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली टैग की। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, टैग नेम के साथ जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उस टैग से रिलेटेड, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द टैग। तो प्रॉपर्टीज मल्टीपल हो सकती है ना, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है। तो बेसिकली अगर हम उस टैग को छोड़ के इस टैग पे आए, तो ये तो टैग नेम है बटन, इसके साथ ये क्या है, प्रॉपर्टी, ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी, ये उसकी तीसरी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। ये प्रॉपर्टी का नेम है टाइप, और ये उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। बिल्कुल इसी तरह ये तो बटन की कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, तो इसका मतलब है जितनी प्रॉपर्टीज आपको चाहिए, HTML में तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको प्रॉपर्टीज भी पहले से मिलती हैं, ठीक। तो अब हम JSX में जाते हैं, और JSX में मेरे पास ये एक टैग है होम। अब ये टैग यूजर डिफाइंड है ना, मैंने डिफाइन किया है। तो अब मैं इसके साथ कोई काम करने लगा। अगर मैं इसके साथ ये पास कर दूं, मिसाल के तौर पे ABC इक्वल्स टू टेस्टिंग, तो ये होम क्या है, टैग नेम है, और इसके साथ ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो मुझे ये बताएं कि ABC की प्रॉपर्टी होम के टैग में एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। तो मैंने लिख दी है, तो इसका मतलब है कि अगर ये टैग मैंने कस्टम बनाया है ना, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी मेरी मर्जी की हो सकती है कस्टम। समझ आइए बात। तो इसका मतलब है कि ABC या किसी भी XML के टैग को प्रॉपर्टीज देने का वही तरीका है जो कि HTML में है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि HTML की प्रॉपर्टीज भी पहले से डिफाइंड होती हैं, प्री डिफाइंड है। जबकि JSX की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि JSX का जो टैग है वो हमने खुद डिफाइन किया, तो उसकी प्रॉप्स भी या प्रॉपर्टीज भी हम खुद डिफाइन करते हैं। अब आप इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, प्रॉप्स। क्या बोलेंगे, उसी को शॉर्ट करके आप प्रॉप्स बोल दिया आपने। और यही आज का हमारा टॉपिक है, प्रॉप्स क्या होती है और क्यों होती है। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब है मैंने लिखा है जी ABC टेस्टिंग। मैं जरा इसको मीनिंगफुल कर देता हूं। मैं कहता हूं जी कि मैं इस होम के टैग में दो चीजें भेजूंगा, एक नेम भेजूंगा और उसको मैं लिख देता हूं जी दिस। दूसरा मैं भेजूंगा फॉर एग्जांपल दूसरा मैं भेजूंगा जी एज। अपनी एज एक्सपोज नहीं करनी चाहिए ना, इसलिए नाम चेंज करें। दूसरा मैं भेजूंगा एज। अब एज स्ट्रिंग तो नहीं है, नंबर है, तो नंबर को हम यूं नहीं लिख सकते, ठीक। इन दैट केस हम इसे इनक्लोज करेंगे क्या, करली ब्रैकेट। वही JSX में जब आपने कोई वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन या कोई वेरिएबल लिखना है तो आपने करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना। तो मैंने ये लिख दी जी एज। अब तीसरा प्रॉप भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं इसको भी यहां से लिख सकता हूं BS। तो इसका मतलब है कि होम का एक कंपोनेंट है जिसमें मैं कितनी प्रॉप्स पास कर रहा हूं, 3 प्रॉप्स पास कर रहा हूं, और कितनी पास कर सकता हूं, जितनी मेरी मर्जी। अब प्रॉप्स का इस्तेमाल क्या है, रिमेंबर whenever you want to pass a data from one component to another component you need props to do that। जब भी आपने दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में डेटा शेयर करना हो, डेटा एक्सचेंज करना हो, तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं, प्रॉप्स के थ्रू कर सकते हैं। तो व्हाट आई मीन टू डू इज, मैं अभी किस कंपोनेंट में खड़ा हूं, ऐप में, और मैं ऐप कंपोनेंट से डेटा भेजना चाहता हूं किस कंपोनेंट में, होम के कंपोनेंट में। सो व्हाट आई नीड टू डू इज टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉप फॉर दैट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक फंक्शन कॉल की और उस फंक्शन में आपने कुछ पैरामीटर्स पास कर दिए। अब जब यहां से पैरामीटर पास किए हैं, तो जहां ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है वहां जाके वो पैरामीटर्स रिसीव भी तो करते होते हैं ना आप।
समझ आ गई बात? तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉप किस लिए? फॉर डेटा शेयरिंग अक्रॉस द कंपोनेंट्स। ठीक, तो ये मैं 3 डेटा आइटम्स यहां से शेयर कर रहा हूं, नेम, एज, क्वाल। तो अब होम के कंपोनेंट में आए, इसको बंद कर दें। होम के कंपोनेंट में आए तो वो जो 3 डेटा आइटम्स आप पास कर रहे हैं ना अलग अलग, रिएक्ट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिएक्ट खुद इंटरनली जितने भी प्रॉप्स आप भेजेंगे उनको क्या बना देगा? ऑब्जेक्ट बना देगा। क्या बना देगा उनको? एक ऑब्जेक्ट बना देगा। इसका मतलब है कि जब ये यहां से भेजूंगा नेम, एज और कॉल, तो यही 3 चीजें यहां पे जब रिसीव होंगी तो इनको मैं किसी वेरिएबल में कह सकता हूं। मैं कहता हूं जी डेटा। तो यहां जो डेटा रिसीव होगा वो किस फॉर्म में होगा? एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ये याद रखिएगा कि आप एक सिंगल प्रॉप भी भेजेंगे ना, एक भी प्रॉप भेजेंगे तो रिएक्ट उसको क्या बना के भेजेगा? ऑब्जेक्ट बना के भेजेगा। 2 भेजेंगे तो वो जाहिर है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज बिल्ड होती जाएंगी। तो यहां जो चीज रिसीव होगी, रिसीविंग के टाइम पे क्या किस शक्ल में होगी? ऑब्जेक्ट की शक्ल में होगी। और अब आप इस ऑब्जेक्ट को यहां नीचे यूज कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे सिर्फ कंसोल लॉग कर देता हूं। एंड नाउ इफ आई गो बैक एंड इफ आई इंस्पेक्ट इट एंड इफ आई गो टू द कंसोल, तो कैन यू सी दिस? अच्छा, मैंने कहीं एक जगह मिस की हुई है। इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डू यू मीन क्लास नेम? ठीक है, वो हम देख लेते हैं, लेकिन असल चीज क्या है आपको ये मिल रही है। पहले हम ये देख लेते हैं क्लास कहां यूज हुई है। सो वी हैव मिस्ड समवेयर। कहां चेक करेंगे? मेन में चेक करेंगे, यहां तो कोई क्लास नहीं है। हेडर में चेक करेंगे, यहां चेक कर लेते हैं क्लास इक्वल्स टू, यहां भी कोई अकरेंस नहीं है। फुटर में भी कोई अकरेंस नहीं है। होम में भी कोई अकरेंस नहीं है। तो ये कहां है फिर? ये आपकी एक फाइल में सर्च है, और अगर आप एक फाइल में कोई सर्च नहीं मिले तो ये ग्लोबल सर्च है जो पूरे प्रोजेक्ट में सर्चिंग करेगी। ठीक है, तो मैं यहां देख लेता हूं क्लास कहां यूज हुई है। ओके, ये कहां यूज हुई है? उन इमेजेस में जो इमेजेस पहले से हैं एसवीजी में। तो वो इमेजेस तो हम यूज ही नहीं कर रहे, तो उनको हम वी आर सेफ टू डिलीट देम। ठीक है, तो ये इस तरह ट्रैक हो सकता है। तो वो इमेजेस कहां कहां पड़े हुए? एक असेट में पड़ा हुआ है react.svg, वी आर नो मोर यूजिंग इट, जस्ट डिलीट इट। और दूसरा कहां पड़ा हुआ है? पब्लिक में जाए तो यहाँ पे वीट, वो जो डिफॉल्ट इमेज पड़ा होता है, आप इसको भी डिलीट कर दें, या इनको डिलीट कर दें, या सिंपल क्या कर दें, जहां क्लास लिखा हुआ है वहां जाके क्या लिख दें? क्लास नेम लिख दें। दैट्स इट। अब जो आपको बात बतानी थी वो ये थी कि ये लॉग कहां से आ रहा है? होम के कंपोनेंट से, क्योंकि मैंने लॉग कहां लगाया हुआ है? होम को कंपोनेंट में। और इस होम के कंपोनेंट में मैं क्या डिस्प्ले कर रहा हूं? डेटा। और ये डेटा कहां से आ रहा है? जहां से ये होम का कंपोनेंट कॉल हो रहा है या रेंडर हो रहा है। तो आप ये यहां से रेंडर हो रहा है, तो इसमें क्या भेज रहा हूं? नेम, एज, कॉल। ये मैंने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं भेजा, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आप प्रॉप भेजते हैं किसी कंपोनेंट में, रिएक्ट इंटरनली उन प्रॉप्स को क्या बना देता है? ऑब्जेक्ट बना देता है। एंड दैट्स व्हाई आई एम रिसीविंग एन ऑब्जेक्ट इन हियर। और इस ऑब्जेक्ट में क्या चीज मौजूद है? एज, नेम और कॉल। तो अगर मुझे यहां पे, यानी यहां से मैं भेज रहा हूं डेटा, यहां पे मुझे ये डिस्प्ले करना हो किसी तरह, तो मैं क्या करूंगा? डेटा डॉट एज, सिर्फ एज आ जाएगी। कैन यू सी दिस? और अगर इसी तरह मैं डेटा डॉट नेम करता हूं तो मेरे पास नेम आ जाएगा। और अगर इसी तरह मैं डेटा डॉट कॉल करता हूं तो ये आ जाएगा। बात समझ आ गई है? अगर यहां तक समझ आ गई है तो फिर क्या ये तरीका ठीक है, या ये ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर सकता हूं ना। तो जब डीस्ट्रक्चर करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर से कैसे डीस्ट्रक्चर करते हैं? उन प्रॉपर्टी डीस्ट्रक्चर के लिए पहले तो ऑब्जेक्ट की डीस्ट्रक्चरिंग के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज होती है, फिर इसके अंदर उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज लिखते हैं जो डीस्ट्रक्चर करनी होती हैं। तो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? नेम, एज, कॉल। तो बजाय ये काम करने के, मैंने यहीं पे डेटा रिसीव किया और रिसीविंग के वक्त ही डीस्ट्रक्चर कर लिया। बात समझ आ गई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं इधर मजीद खोल देता हूं इसको। जी जी।
आखिरी एग्जांपल जब मैंने फंक्शन के केस में पढ़ाई थी वो आपने पढ़ी थी, ये वो आपने सुनी थी या देखी थी? हम यहाँ कॉपी नहीं क्रिएट कर रहे, हम उस जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसी को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। यानी मैं आपको जरा इसलिए पूछा है कि ये डेटा यहां आ गया ना, तो क्या मैं इसको ये कर सकता हूं, लेट डेटा दिस। जब मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना बताया था तो ये तरीका सिखाया था ना कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, ये हमें पता है। तो इनको डिस्ट्रक्चर करने के लिए हमें एज सच उसको जरूरत तो नहीं पड़ी रेस्ट की, स्प्रेड की। अगर हमें कॉपी बनानी होती कि ओरिजिनल म्यूटेट ना हो जाए, अभी म्यूटेशन का तो जिक्र ही नहीं है, चक्कर ही नहीं है, समझिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक चीज पैक होके आ रही है, अब हमने पैक होकर रिसीव हो गई है, अब हमने उसे क्या करना है, अनपैक करना है। अनपैक करने के लिए क्या करेंगे, हम उसे डिस्ट्रक्चर करेंगे। ये वाला काम बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 2 स्टेप्स हो जाते हैं ना, पहले इसे रिसीव करें फिर डिस्ट्रक्चर करें। तो मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार कि यहीं पे जहां रिसीव कर रहे हो वहीं पे क्या कर दो, इसको डिस्ट्रक्चर भी कर दो। मेक सेंस? अब आप इसे यहां पे कहीं भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे H1 है तो इसमें मैं क्या यूज कर सकता हूं, नेम P है तो यहां पे क्या कर सकता हूं, एज, और अगेन P है तो यहां पे क्या यूज कर सकता हूं, कॉल should be inside this. Can you see this? Name, age, qualification. And why I'm getting this error? I don't know. Let me refresh it to go it away. क्योंकि वो रियल टाइम पे सर्वर खुद को अपडेट करता है, तो जो हमने पिछला एरर दिया होता है समटाइम वो कंसोल पे शो होता है। रिफ्रेशिंग कैन एक्चुअली कॉज दैट एरर टू गो अवे। समझ आ गई बात? तो अब हमने डेटा कहां डिफाइन किया, ऐप में, और उसको भेजा कहां पे, होम में। होम में डिस्प्ले कर दिया। क्लियर है बात सबको? अब अगर इसको यूं समझें कि मैंने आपको कहा था कि रिएक्ट एक्चुअली फॉर्म्स अ ट्री ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है? ये मेरा ऐप का कंपोनेंट है, मेरा डेटा किसके पास है, ऐप के कंपोनेंट के पास। और ऐप के कंपोनेंट के पास अंदर कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, होम। और होम के कंपोनेंट के अंदर कितने कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं, हेडर, मेन, फुटर। डेटा किसके पास है, ऐप कहां भेज रही है उसे, होम में। और होम में ही क्या हो रहा है, ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक। अगर मुझे होम से आगे हेडर में भेजना हो तो क्या करूंगा, भाई बताएं ना। प्रॉप्स लगाएंगे ना सर, प्रॉप लगाएंगे। मुझे, मेरे पास डाटा कहां आ चुका है, होम के कंपोनेंट पे आ चुका है। कैन यू सी दिस, दिस इज द होम कंपोनेंट एंड आई एम रिसीविंग द डेटा फ्रॉम द प्रीवियस कंपोनेंट। नाउ आई डोंट हैव टू डिस्प्ले द डेटा हियर। अगर आप यहां डिस्प्ले कराना चाहते हैं दैट्स ओके, दैट्स फाइन। अब अगला कॉन्सेप्ट, अगर आपको इससे भी अगले कंपोनेंट में डाटा भेजना है तो क्या करेंगे, प्रॉप्स दे देंगे। कैसे, मिसाल के तौर पे इसे मैं कहता हूं नेम इक्वल्स टू ये वाला नेम जो रिसीव हो रहा है आपको, यानी ये पिछले कंपोनेंट से लेके आगे भेज दो। समझ आ गई बात? इसी तरह आप अगर चाहते हैं एज, और अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग ना हो, जो कुछ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिसीव हो रहा है वो सारा का सारा आगे पास कर दो, तो फिर वो डाटा रिसीव करके डाटा ही आगे पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दे। लेकिन अगर बिलफर्ज नेम आप हेडर में भेजना चाहते हैं, एज आप मेन में भेजना चाहते हैं, और क्वालिफिकेशन आप फुटर में भेजना चाहते हैं। अच्छा, अब ये भी जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू सेम हो। ये वैल्यू तो इसलिए नेम होना जरूरी है कि क्योंकि इसी वेरिएबल में नाम आ रहा है। ये प्रॉप अपनी मर्जी से दे सकते हैं आप इसे n कह दें कोई मसला नहीं, इसे a कह दें कोई मसला नहीं, इसे q कह दें कोई मसला नहीं। बात समझ आ गई है? तो अब क्या हो रहा है बेसिकली, अब हेडर में हम एक प्रॉप पास कर रहे हैं, तो जाहिर है जहां पास कर रहे हैं तो हेडर में जाके उसे रिसीव भी तो करना है ना, करना है ना भाई। तो मैं हेडर में जाके क्या करूंगा,
किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एन। क्यों एन? क्योंकि यहां प्रॉपर्टी का नाम क्या था? एन था, तो यही डिस्ट्रक्चर होगी ना उसी नाम से। और इस एन को आप कहीं भी यूज कर लें, मिसाल के तौर पे आप इस एन को इस लिंक की जगह यूज कर लें। नेम और हारिस। आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड। क्लियर होगी बात? तो सिंपली कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, दोबारा इसको हम समराइज करते हैं। Why we use props? Props are used to pass the data across the components. पेरेंट कंपोनेंट से और ये बात याद रखिएगा कि इन रिएक्ट नॉर्मली एंड नेचुरली डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ये था ऐप, इसने डेटा भेजा किसको? होम को। होम ने डेटा भेजा किसको? हेडर को भेजा, एक मेन को भी भेजा और फुटर को भी भेजा। और अगर इनके नीचे कोई कंपोनेंट होता तो मैं डेटा उनको भी भेज सकता था। नॉर्मल केसेस में रिएक्ट का चाइल्ड वापस पेरेंट को डेटा नहीं भेज सकता, इसके लिए हमें एक स्पेशल काम करना पड़ता है। डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन फ्रॉम पेरेंट टू, और आगे जितना मर्जी डीप नेस्ट करके ले जाएं, ट्री में जिधर मर्जी ले जाएं, लेकिन वापस लाने में एक तकलीफ होगी हमें। अगर किसी चाइल्ड को वापस डेटा पेरेंट को देना पड़ जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक है, वो हमने अभी नहीं पढ़ा और ना आज पढ़ना है। यहां तक सबको समझ आ गई बात? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब क्लियर है? जी जी। अभी हमने जो डाटा होम पे भेजा तो और उसके बाद में हम उसको हेडर भेजेंगे, तो अगर हम उसको होम को बाईपास कर दें, हो सकता है ट्रेड अभी मतलब पेरेंट से लेगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। गुड क्वेश्चन बाय द वे। इन्होंने ये कहा है जी कि मैं एक कंपोनेंट को बाईपास कर रहा हूं कि मुझे डेटा चाहिए, मतलब मेरी ऐप में डेटा पड़ा हुआ है, ये होम है, ये मेरे पास हेडर है, ये मेरे पास मेन है, ये मेरे पास फुटर है। उनका कहना यह है जी कि डेटा ऐप में है और मुझे ये क्यों तरद्दुद करना पड़ रहा है कि इस होम को डेटा चाहिए ही नहीं, डेटा ऐप से किसको चाहिए? डायरेक्ट हेडर को, तो मुझे होम से गुजारना पड़ रहा है। इज देयर अ वे टू डायरेक्टली शेयर द डेटा बिटवीन ऐप एंड होम कंपोनेंट? नो। इसके लिए हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पढ़ेंगे ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए, रिडक्स। रिएक्ट इस चीज को सपोर्ट, हाँ, वो एक हुक है यूज कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उसमें रिएक्ट की वो हुक ये काम अलाउ करती है। लेकिन अभी तक जो आपने काम पढ़ा ना, उसमें अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम कंपोनेंट ट्री को बाईपास करके एक कंपोनेंट से डायरेक्ट जंप उठा के तीसरे कंपोनेंट पे पहुंचे। आपको पूरी ट्री में जहां भी डेटा भेजना है उस पूरे ट्री के पेरेंट चाइल्ड को फॉलो करते हुए नीचे जाना पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो अभी तक के लिए ये मुमकिन नहीं है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसका आंसर गालिबन 1 महीने बाद आएगा। यहां तक समझ आ गई जी सबको? तो अब हमने क्या करना है, हमने जरा को थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम करना है या थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करना है। अगर आपको प्रॉप समझ आ गई है तो हम चाहते ये हैं कि लास्ट टाइम मैंने आपको एक टास्क देना चाहा था और मैं रुक गया था। याद है आपको? एक वेबसाइट ओपन की थी और मैंने उसे कहा था जी कि आपको टास्क दूंगा, तो मैं तो जी जी बोले। सर हम यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने कहा है ना कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने बाद वहां पहुंचेंगे। कॉन्टेक्स्ट एपीआई करेंगे, रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट पढ़ेंगे ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो नाउ कैन यू सी दिस? अच्छा, एक और काम उससे भी पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इमेजेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो हाउ कैन वी एक्चुअली यूज इमेजेस या प्लेस इमेजेस इन द रिएक्ट? ठीक है, तो हम यहाँ से एक इमेज उठाते हैं, इसी को चोरी कर लेते हैं और इस इमेज को डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, पीएनजी फॉर्म में सेव होगा। लेट्स सी। तो नाउ हमने रिएक्ट में इमेज लगाना भी अभी तक नहीं सीखा, ठीक है? तो लेट मी रीनेम दिस टू बर्गर। इट्स वेरी सिंपल। आप जब भी इमेज लगाना चाहेंगे तो रिएक्ट में 2 जगह पे लगा सकते हैं। एक तो आप सोर्स के अंदर एसेट्स की डायरेक्टरी है, उसने खुद बना के दी हुई है,
दूसरा ज्यादा कन्वीनियंट है कि आप पब्लिक की डायरेक्टरी में, यानी सोर्स की डायरेक्टरी से बाहर है पब्लिक की डायरेक्टरी, आप उसके अंदर इमेज को प्लेस करें और गुड टू गो। मैं ये देखें, ये मेरा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो मैं सोर्स से बाहर पब्लिक की डायरेक्टरी में गया और अपना इमेज जो है burger.png वो यहां पे रख लिया। ठीक, ये जो पब्लिक की डायरेक्टरी है ना, दैट स्ट्रेट अवे एक्सपोजेज all the assets to be used inside any component। यानी अब पब्लिक की डायरेक्टरी में रखा गया इमेज कहीं भी आप यूज करना चाहेंगे, मैं यहां पे होम कंपोनेंट में आता हूं और यहां पे img टैग इस्तेमाल करता हूं और यहां पे मैं स्लैश पब्लिक के अंदर burger.png यूज कर सकते हैं। लेट मी सी, यानी आपको कोई फुल क्वालिफाइड पाथ नहीं देना पड़ेगा कि इस फोल्डर में जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ। हाँ, पब्लिक तक डायरेक्ट आपकी एक्सेस होती है। किसी भी कंपोनेंट में पब्लिक से आगे जो पाथ है वो आपको बिल्ड करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे पब्लिक के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस का, तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा, स्लैश इमेजेस स्लैश बर्गर। मेक सेंस? सॉरी, अच्छा, नॉर्मली डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर, तो ये क्या इमेज करंट फोल्डर में है? होम का कंपोनेंट है पेजेस के फोल्डर के अंदर, डॉट लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि इमेज भी इसी फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो क्या इमेज उस फोल्डर में है? आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी कि रिएक्ट का पब्लिक फोल्डर जो है ना, इट, ठीक है, हमने अगर नॉर्मली हम करते हैं, मैंने कहा ना फुल क्वालिफाइड पाथ, उसको फुल क्वालिफाइड पाथ कहते हैं कि आप एक डायरेक्टरी पीछे मूव करें, फिर एक डायरेक्टरी पीछे मूव करें और फिर पब्लिक को ढूंढें, फिर पब्लिक के अंदर जाएं, फिर उसकी नेस्टेड डायरेक्टरी में मूव करें। दैट्स काइंड ऑफ अ फुल क्वालिफाइड पाथ। तो मैंने ये बोला है कि वैसे तो एसेट भी था, एसेट में इमेज रखेंगे तो ये तरीका नहीं है, वो डायरेक्टली आपको अप्रोचेबल नहीं होगा, फिर उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और बहुत सारे और लवाजमात करने पड़ेंगे। द सिंपलेस्ट वे इज प्लेस योर इमेज इनसाइड द पब्लिक फोल्डर एंड पब्लिक पब्लिक का मतलब क्या है? It is publicly accessible. It exposes its content to each and every component without having the need of giving the full qualified path to that particular image. तो पब्लिक तक की ये चीज यहाँ पे आपको खुद ही अवेलेबल होती है। क्लियर? हाँ, अब कोई चीज आप एसेट में रखेंगे तो वो यहाँ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगी, उसके लिए फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और बाकी लवाजमात करने पड़ेंगे, और वो बहुत कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली जब हम इमेजेस लगाते हैं तो वो एपीआई के थ्रू जो इमेजेस आ रहे होते हैं वो लगाते हैं, और एपीआई के इमेजेस डेटाबेस से आ रहे होते हैं, तो हमें पब्लिक में सिर्फ वो इमेज रखने की जरूरत होती है जो बिल्कुल स्टैटिक होती है, जिनको चेंज नहीं होना होता कभी। मिसाल के तौर पे लोगो है आपके कंपनी का, दैट इज सपोज टू बी स्टैटिक। अब इस तरह के प्रोडक्ट के इमेजेस हैं, कल कला जो केएफसी का मैनेजर है उसको पसंद ना हो, यार ये बर्गर का ये इमेज खराब है, बदस है, ये ठीक नहीं है, चेंज कर दो, तो वो मैनुअली जाके कोड में चेंज नहीं करेंगे, वो डेटाबेस में इमेज चेंज करेंगे, यहाँ खुद बहुत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट्स काइंड ऑफ एपीआई इज इन्वॉल्वड। बहरहाल, तो इमेज लगाने का सिंपल तरीका ये है कि आप इमेज को किधर रखेंगे, पब्लिक के फोल्डर में रखेंगे, और फिर यहां पे अगर मैं इसको यहां पे लेट्स सपोज पब्लिक के, जाहिर है जब आपके पास बहुत ज्यादा इमेजेस होंगे, कैटेगरीज के इमेजेस अलग होंगे, प्रोडक्ट्स के इमेजेस अलग होंगे, यूजर्स के इमेजेस अलग होंगे, तो फिर आप इट्स गुड वे टू ऑर्गेनाइज देम इन अ नेस्टेड फोल्डर्स। तो फिर आप पब्लिक के अंदर क्या बनाएंगे, इमेजेस, और आप ये जो बर्गर का वो है ना इमेज, आप इसको मूव कर दें इनसाइड द इमेजेस। ठीक है, तो अब आपको यहां पे जाके क्या करना पड़ेगा, स्लैश इमेजेस, यानी पब्लिक से पीछे कहीं नहीं जाना, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, स्लैश इमेजेस स्लैश एंड इट्स स्टिल देयर। यहां तक भी बात समझ आ गई है? तो आपको प्रॉप समझ आ गया, डेटा शेयरिंग बिटवीन द कंपोनेंट्स, इमेज कैसे लगाना है ये भी समझ आ गया आपको। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब अगर मैं ये हटा दूं, ये वाली प्रॉप्स जो मैं अननेसेसरीली यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे हटा के यहाँ पे भी हटा के मैं अब इसको भी मिटा देता हूं और इसको भी मिटा देता हूं, क्योंकि प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं आपको, और इसको भी हटा देता हूं। ठीक, अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं यहां पे इस तरह का कार्ड बनाऊं, सो दैट आई कैन डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स या मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन द पेज।
तो ये मैं कहां बना सकता हूं? जाहिर है मुझे जगह तो पता है कि होम के कंपोनेंट के अंदर हेडर और फुटर का तो कॉन्सेप्ट अलग है, बीच में जो मेन एरिया है उधर ही कार्ड डिस्प्ले कराने हैं ना। तो वेयर आई विल गो इनसाइड द मेन, और इस मेन के अंदर जाके यहां पे आपको पता है बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट, अगर तो मैंने एक लेनी है रो, और उस रो के अंदर मुझे क्या करना है? कॉल एमडी। वैसे अगर मीडिया क्यूरी वगैरह यूज करते हैं तो मैं एक रो में 4 कार्ड शो कराना चाहता हूं, तो मैंने एक को कितनी विड्थ दी? 3 की विड्थ दी, और इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप का कार्ड डिस्प्ले कराना चाहता हूं। तो लेट मी गो टू द कार्ड, लेट मी गो टू द कार्ड, लेट मी गो टू द कार्ड, कार्ड कार्ड किधर गया? यूटिलिटीज में नहीं है, कंपोनेंट्स में होगा। सो लेट मी गो टू द कंपोनेंट्स, और ये वाला कार्ड सिंपल है, मैं इसी को उठा लेता हूं और यहां पे उठा के ये पेस्ट कर देता हूं। यहां पे 2-3 एरर्स हैं, आपको पहले से पता है कि वो एरर्स क्या है? जीएसएक्स के एरर्स होंगे। एक एरर नया है यहाँ पे आएगा, जो आपको मैं बताता हूँ। पहले तो ये है जी कि उसने कहा जी इमेज का टैग अनक्लोज्ड है। मैंने कहा जी ठीक है, आपका ये एतराज दूर कर देते हैं, खत्म हो गया एतराज। अब एक एरर आएगा, जरा देखिएगा, एवरीथिंग इज गॉन। और वो एरर क्यों आएगा? क्योंकि ये बहुत कॉमन एरर है, इसलिए इनसे फेमिलियरिटी थोड़ी सी जरूरी है। वो ये कह रहा है, एक तो ये कह रहे हैं जी कि ये वार्निंग है, ये एरर नहीं है कि इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, ये तो हमेशा हर केस में है। लिहाजा हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू करते हैं और यहाँ पे क्लास नेम से रिप्लेस कर देते हैं। दैट इज गॉन, एंड इफ आई नाउ रिफ्रेश इट, वो एरर चला गया। अब ये कह रहे हैं जी कि बाज़ औक़ात एक से ज्यादा एरर्स होते हैं जो एक ही एरर की वजह से आ रहे होते हैं, बाकी भी। इस एरर को देख के ना तो मुझे भी समझ लग रही क्या हो गया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये कह रहा है कि द स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट्स अ मैपिंग फ्रॉम द स्टाइल प्रॉपर्टीज टू द वैल्यूज। इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्टाइल गिवन है। आप इनलाइन स्टाइलिंग रिएक्ट में, जेएसएक्स में इस तरह नहीं कर सकते। जब आप कार्ड कॉपी करते हैं ना तो उसमें ये स्टाइल बिल्ट इन आता है। तो आप इनलाइन स्टाइलिंग नॉर्मली इस तरह जेएसएक्स के अंदर नहीं कर सकते। जब आप इसको रिमूव करेंगे दैट एरर शुड बी गॉन। क्लियर? तो एक कार्ड आ गया। अब इस कार्ड के अंदर इमेज नहीं है, तो आपको पता है इमेज कैसे लगाना है। सिंपली आप क्या करें, इमेजेस स्लैश burger dot png maybe, and that's it. One card has been displayed successfully. कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। अब मुझे मल्टीपल कार्ड शो करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको कॉपी करूंगा, रो तो सेम रहेगी ना, 2 3 4, इवन मल्टीपल शो करने हैं। अब आप एक अंदाजा करें कि रियल टाइम में ये जो डाटा इस तरह का आ रहा होता है आपकी ई कॉमर्स पे, वो किसी बैकएंड से आ रहा होता है, किसी एपीआई से आ रहा होता है। ठीक, तो दूसरा काम ये देखें कि ये काम हम एक ही कार्ड को बार बार क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो बेहतर नहीं है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करने के बजाय कट कर दूं और इस कार्ड का जिसने रीयूज होना है, क्योंकि कंपोनेंट का एक पर्पस हमने क्या पढ़ा था, रीयूजेबिलिटी। सेम कार्ड ने बार बार क्या होना है, रीयूज होना है। तो मैं क्या बना लूं, इसका एक कंपोनेंट ना बना लूं, कार्ड डॉट जेएसएक्स, अग्री। तो मैं इसे कहता हूं जी RFCE, अग्री, और मैं यहां पे कहता हूं जी कि ये कर लो। अब आपको पता है कि मैं इस कार्ड को रेंडर करूंगा इस रो के अंदर, और आपको ये भी पता है बूटस्ट्रैप के रोल के मुताबिक रो का इमीडिएट चाइल्ड क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। तो जब मैं इस कार्ड को इस रो में रेंडर करूंगा तो बीच में ये डिव डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगी, करेगी ना डिस्टर्बेंस क्रिएट। तो नॉर्मली रिएक्ट का जेएसएक्स का कंपोनेंट इन एक्स्ट्रा डिव्स को अवॉइड करने के लिए हमें एक फैसिलिटी देता है जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट टैग। यानी आप सिंपली रैपर टैग्स जो हैं वो एम्प्टी टैग रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि ये टैग्स डॉम में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, यानी डॉम में डिस्प्ले ही नहीं होंगे, ये सिर्फ क्या कर रहे होंगे,
रैपिंग का काम कर रहे होंगे। ये जो एम्प्टी टैग्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट टैग्स। तो अब आप जब सिर्फ के लिए कोई टैग चाहिए हो तो स्पेशल अलग से डिव ना करें, क्योंकि डिव्स बहुत सारे और इस तरह तो जितने कंपोनेंट्स आपको चाहिए हो आप एक एक डिव रैपिंग के लिए इस्तेमाल, तो एक्स्ट्रा डिव्स इतनी ज्यादा हो जाएंगी आपकी। आज के बाद आप रैपिंग के लिए क्या करेंगे? एम्प्टी डिव इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल ए, कंट्रोल के, कंट्रोल एफ फॉर द फॉर्मेटिंग। और अब मेरा ये कार्ड बन गया। अब मैं इस कार्ड को कहां यूज कर सकता हूं सेफली? कार्ड उसने ऑटो इंपोर्ट कर लिया ऊपर। और इफ आई गो बैक, अब आप देखें कि वो काम आसान था या ये काम आसान है? आई हैव written the card separately and I have included into the main. I'm reusing that card again and again. अब जितनी दफा करें, ठीक। अब इसमें एक मसला और है कि ये जितने कार्ड रेंडर हो रहे हैं उनके अंदर डाटा सेम है, ठीक है ना? सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम बटन वगैरह वगैरह। तो दिस इज द प्लेस जहां प्रॉप्स परफेक्टली बैठती हैं, फिट। ठीक। अब देखें इस कार्ड में कितने डेटा हैं या कितना डेटा आइटम्स हैं। एक है आपका इमेज, दूसरा है आपका टाइटल, तीसरा डिस्क्रिप्शन और चौथा बटन पे आप प्राइस लिख दें बेसिकली। तो 1 2 3 और 4 आइटम्स है ना हर कार्ड में। जरा देख लें। अब मैं आता हूं होम कंपोनेंट में या इवन ऐप में आ जाएं, जहां भी आ जाएं या उधर ही बेशक चले जाएं। तो मैं यहां पे एक लेट प्रोडक्ट्स अरे, और अरे के अंदर क्या? ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां पे क्या बनाऊंगा? टाइटल प्रोडक्ट 1, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप में सिर्फ। और इसका डिस्क्रिप्शन कुछ बना लें यहां पे। इमेज आपको पता है कहां से आएगा? images / burger.png और प्राइस। ये पूरा ऑब्जेक्ट एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बिकॉज एक प्रोडक्ट में हमने देख लिया हमारे यूआई में इतनी चीजें थी ना, इमेज था, टाइटल था, डिस्क्रिप्शन थी और प्राइस थी। तो हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, इसको कह दिए जी प्रोडक्ट 2 और इसकी डिस्क्रिप्शन कर दीजिए थोड़ी सी शॉर्ट। इसी तरह इसको कर दिया जी प्रोडक्ट 3। इमेज अभी हमारे पास है ही एक। तो अब मुझे बताएं कि ये मेरा डाटा है प्रोडक्ट, इसको मैं होम के कंपोनेंट में बतौर प्रॉप्स पास कर सकता हूं? प्लूरल है, कर सकता हूं पास, कोई मसला? डाटा पास कर सकते हैं ना, चाहे वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो सिंगल फॉर्म में हो, चाहे वो नंबर की फॉर्म में हो। ये मुझे होम में मिलेगा, तो मैं होम में ये कर सकता हूं, कर सकता हूं ना? शक्लें ऐसी उलझ गई हैं आपकी कि पता नहीं, मतलब मैं कोई अनहोनी काम कर दिया। क्यों हजूर? कर सकता हूं ऐसा? कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं रोक देता हूं यहां पे, अगर आप कह रहे हैं जी कि आपको नहीं समझ आया। प्रॉप्स का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये होम में जब आया तो मुझे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन किस कंपोनेंट में चाहिए? हेडर में, मेन में या फुटर में? मेन में क्यों चाहिए? क्योंकि जाहिर है मेन में ही तो जा रहा है, वो डिस्प्ले तो वही होना है। तो मैं यहां से रिसीव करके इसको यहां से कहां पास कर रहा हूं? प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू ये वाला प्रोडक्ट्स के, यानी जो भी प्रोडक्ट पिछले कंपोनेंट से रिसीव कर रहे हो वो कहां भेज दो? मेन में भेज दो। अब मेन में आ गए तो ये काम मेन में नहीं होगा, यहां मेन में
अब आप मेन में चेक कर लें कि क्या ये प्रोडक्ट्स आपके सही फॉर्म में आ रहे हैं जिस फॉर्म में आपको चाहिए, प्रोडक्ट्स। सो लेट्स सी इनटू द मेन, कंसोल पे जाएं, यहां पे रिफ्रेश करें और आपको ये एज इट इज अरे की फॉर्म में आ रहे हैं 3 प्रोडक्ट्स जो पीछे से भेज रहे हैं आप। तो आप अरे पे मैप लगा सकते हैं। मैप हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है ना, फिल्टर भी पढ़ा हुआ है, फाइंड भी पढ़ा हुआ है। यहां पे आए और आप कहें जी कि ये जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं इस पे मैप लगाएं, और मैप क्या करेगा, 1 बाय 1 अरे में जाएगा और एक एक आइटम पिक करेगा। तो अरे का हर आइटम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा जी कि उसको क्या नाम दे दो, प्रोडक्ट, और उसके अगेंस्ट, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्या करो, एक कार्ड रेंडर कर दो। अब होगा क्या कि मेरी अरे में कितने प्रोडक्ट्स हैं, 3 ना। तो इसने क्या किया है, मैप ने प्रोडक्ट्स में गया, पहला ऑब्जेक्ट उठाया, इस प्रोडक्ट में अवेलेबल किया और रेंडर क्या कर दिया, कार्ड। फिर दूसरी दफा प्रोडक्ट्स में गया, दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, इस प्रोडक्ट में अवेलेबल किया, रेंडर क्या किया, कार्ड। अभी तक कार्ड स्टैटिक ही है, एक ही कार्ड शो हो रहा है, उसमें डाटा चेंज, क्योंकि हमने उसमें डाटा तो पास नहीं किया ना। तो अब देखें, मैंने कहा जी मैप प्रोडक्ट्स की अरे, प्लूरल की अरे में से एक एक प्रोडक्ट उठाए और इसमें अरेंज कर दे। और मैंने कहा जी ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मुझे किधर चाहिए, इससे भी आगे कार्ड में चाहिए। तो सिंगल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मुझे यहां पे चाहिए। चलेगी आगे। अब इस कार्ड में आए और यहां पे आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या है, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अगर यकीन नहीं आता तो देख लें, इसको मैं रिमूव कर देता हूं अब कंसोल, और इसी कंसोल को कहां लगाता हूं, कार्ड में लगाता हूं, ताकि आपको ये पता लगे कि कार्ड में जो डेटा रिसीव हो रहा है वो किस फॉर्म में रिसीव हो रहा है, प्रोडक्ट। एंड इफ यू गो बैक, रिफ्रेश इट just to avoid any potential error, console, so can you see this, you are getting 3 objects, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट यू कैन डू नाउ इज कि ये लॉग तो देखने के लिए था, प्रोडक्ट में 3 चीजें आ रही हैं। पहली चीज क्या आ रही है, इमेज। तो ये इमेज क्या होगा, आप डायनामिक प्रोडक्ट डॉट इमेज यहां पे आएगा, कार्ड टाइटल की जगह यहां क्या आएगा, प्रोडक्ट डॉट टाइटल आएगा, और डिस्क्रिप्शन की जगह क्या आएगा, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग क्या है, और यहां क्या आएगा, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्राइस तीनों की डिफरेंट कर लें। जो चीज डेटा में होगी इसको आप कह लें जी 350, इसको कह लें जी आप 550। मेकिंग सेंस। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, प्रॉप्स का। अब ब्यूटी देखें इस चीज की। अच्छा, ये इमेज जो है ना, ये एक ही रेंडर हो रहा है। मैं इमेजेस भी 3 लगा देता हूं आपको। चलें, क्या याद करेंगे आप, डी में जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, ऐप में जाएं, पब्लिक में जाएं, इमेजेस में जाएं, और ये जो बर्गर है ना, इसको क्या कह लें आप, फ्राई कह लें। इसी तरह ट्विस्टर कॉम्बो को देख लें। तो अब आपको चेंज कहां पे करना है, जाके सिर्फ इधर डाटा में जगह देना है। इसको आप कह दें जी फ्राई, और इसको आप कह दें जी ट्विस्टर। बम। और यही नहीं, आप बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। मुस्तकबिल में अगर ये
ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो जहां जहां डेटा आप इंक्रीज करेंगे वहां बिहाइंड द सीन सब कुछ आपका ऑटोमेटिक बनता रहेगा। You are not making a change in the UI. You are actually making a change in the data, and everything is getting rendered correctly. समझ आ गई बात सबको? सबको समझ आ गई ये बात? क्या नहीं समझ आई? कंफ्यूजिंग? अच्छा, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझ आया? प्रॉप्स का मतलब डेटा पास करने कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, ठीक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो फिर कंफ्यूजिंग क्या है? ये मैंने ऐप के कंपोनेंट में एक प्रोडक्ट्स की अरे ली, प्रोडक्ट्स की अरे को मैंने पास कर दिया किधर? होम के कंपोनेंट में। अब यहां से काम खत्म। होम के कंपोनेंट में प्रोडक्ट्स को रिसीव किया डिस्ट्रक्चर करके। मुझे ये प्रोडक्ट्स की पूरी अरे कहाँ चाहिए थी? मेन के कंपोनेंट में। मेन के कंपोनेंट में मैंने जो पिछले कंपोनेंट से डेटा रिसीव किया आगे भेज दिया। यहां से बात खत्म, मेन में आ गए। अब मेन में वही प्रोडक्ट्स की पूरी अरे मुझे सेव हो रही है, मिल रही है। अब मुझे यहां दिखाने हैं ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दिखानी है? कार्ड के फॉर्म में दिखानी है। तो एक तरीका तो ये था कि मैं ये वाला कार्ड यहां ना रखता, इस पूरे को उठा के यहां लिख देता, फिर भी ठीक था। ठीक, तो ये कितनी खिचड़ी बन जानी थी? समझ नहीं आनी थी ना क्या चल रहा है? तो मैंने क्या किया, इसका कंपोनेंट अलग बना के मैप को कहा कि आप प्रोडक्ट्स की अरे में से एक एक ऑब्जेक्ट निकालो और उसको किसको पास कर दो? कार्ड में पास कर दो। इसने कार्ड में पास किया। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट्स है और ये प्रोडक्ट है सिंगुलर। मैप प्रोडक्ट्स में जाएगा, एक प्रोडक्ट पहली आइटरेशन, मैप लूप है ना, ये तो अलग से पढ़ा चुका हूं। तो पहला ऑब्जेक्ट उठाएगा, प्रोडक्ट में अवेलेबल कर देगा, और ये आपको पता है डिफॉल्ट रिटर्न होता है। ये आपको पता है ना, मैप के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है, असल शक्ल इसकी ये है। तो ये तो ES6 का सिंटैक्स है, थैंक्स टू दैट कि हमने ये शॉर्टन करके लिख दिया है। असल शक्ल ये है मैप की। लेकिन आपने कहा है, आपको पता है कि जब मैप की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट हो तो ना आपको ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ती है, ना आपको रिटर्न की जरूरत पड़ती है। ये भी ठीक काम करेगा। समझ आ गई ये बात? तो ये बेसिकली मैप के अंदर कॉल बैक फंक्शन चल रहा है, और कॉल बैक फंक्शन अपनी हर आइटरेशन में क्या रिटर्न कर रहा है? एक कार्ड। और जो डेटा हर आइटरेशन में से मिल रहा है यहां से, वो उसको कार्ड में पास कर रहा है। कार्ड में जाके आपने एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का डेटा रिसीव कर लिया और फिर कहा जी कि जो भी इमेजेस हैं, हर प्रोडक्ट हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक अलग इमेज है ना, तो ये कार्ड लूप के अंदर रेंडर हो रहा है। तो हर आइटरेशन में, पहले आइटरेशन में पहला इमेज आएगा, दूसरी आइटरेशन में दूसरा इमेज आएगा, तीसरी आइटरेशन में तीसरा इमेज आएगा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। अब ये देखें ऊपर आपस में जुड़े हुए एजेस, तो यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लास दे सकते हैं, MB3 या 2 मार्जिन बॉटम, हर एक कॉलम जो है वो मार्जिन बॉटम दे देगा। तो आपकी एक ई कॉमर्स, यानी यूं समझें कि आज की क्लास में पिछले 2 हफ्ते हो गए ना, मैं यानी इस हफ्ते को मिला के 2, तो सारा कुछ एक क्लास में यूज हो गया। इसलिए मैं आपको कह रहा था समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। तो आप उन सारी क्लासेस को अगर लाइट लेते रहे ना, तो आज आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। अगर आपने उनको सीरियसली अकम्प्लिश किया होता, या इनफैक्ट प्रैक्टिस की होती जेन्युइनली। एक होता है प्रैक्टिस करना, बेटा देख के सारा कुछ कहना, हाँ जी मुझे समझ आ गई है, बस सारा कुछ समझ आ गया। ऐसे कुछ समझ नहीं आती। ठीक है, मैं अपना जाती एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं आजकल फ्लटर सीख रहा हूँ, तो मैं भी ट्यूटोरियल देख के या जो वीडियो देख के कहता हूँ हाँ मुझे समझ आ गई है, लेकिन लिटरली जब करने बैठता हूँ तो मुझे भी 6 दफा करना पड़ता है। तो नेवर 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 एवर अंडरएस्टिमेट एनीथिंग, इवन अ सिंगल फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, कि या बैठ के आप कहें जी हाँ जी मुझे सब कुछ समझ आ गया, लेकिन असल में आपको कुछ समझ नहीं आया होगा जब तक आप अपने हाथ से उसको नहीं गुजारेंगे। ठीक है, तो यहां तक कोई सवाल है तो